तो बहुत दिनों के बाद आज फिर आए हैं आपके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, जो कि 11th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जेई और नीट के व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरी चीज की आगे आने वाले जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या फिर ऑर्गेनिक के, तो उसमें बहुत काम आने वाला है। ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे सिग्मा पाई, हाइब्रिडाइजेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे एनायन, कहाँ पे केटायन बन रहा है, कब इलेक्ट्रोफाइल कब न्यूक्लियोफाइल बन रहा है। तो उन सारी चीजों को समझने में केमिकल बॉन्डिंग मदद करेगा। दूसरी चीज की इनऑर्गेनिक के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं आपको इस चैप्टर से ही देखने को मिलते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेने के बाद हमारा लगभग 40 से 50% अगर अच्छे से किया जाए इसे, तो मेरे समझ से 40% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाता है सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेने से। और रेगुलर एग्जाम में चाहे जेई हो या नीट हो, हमेशा इससे बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे भी बहुत डिटेल्स में, इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे हम। जहाँ पे ट्रिक का जरूरत होगा ट्रिक भी बताएंगे। और इसमें बहुत सारे चीज हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे, जैसे टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड क्यों बनते हैं, कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्टेट रूल क्या होता है, लुईस स्ट्रक्चर जानेंगे हम लोग इसमें। उसके बाद मैक्सिमम सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी, आगे ऑक्टेट रूल फेल भी करता है यहाँ पे। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड एक्चुअल में कोवैलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में जानेंगे, VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिससे हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे किसी कंपाउंड का, हाइब्रिडाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं पे करेंगे हम लोग। फिर बैक बॉन्डिंग के बारे में आपको पढ़ाएंगे, यानी ओवरऑल जेई का सिलेबस कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, तो पहला सवाल तो यहां से यही उठता है बच्चों कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन होता क्या है। तो देखिए, केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, जो किसी मॉलिक्यूल में एटम्स को, परमाणुओं को आपस में बांध के रखता है। केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो किसी मॉलिक्यूल्स में या किसी मॉलिक्यूल में परमाणुओं को आपस में बांध के रखता है। तो हम लिख सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds or binds the atoms together in a molecule. तो the force of attraction which holds or binds the atoms together in a molecule is called chemical bond. तो वह आकर्षण बल जो किसी अणु में परमाणुओं को आपस में बांध के रखता है, उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। जैसे हमारे पास बच्चों एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 एटम। अब ये 2 हाइड्रोजन एटम को क्या खुजली हुई है आपस में रहने को, तो इनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है जो इन दोनों एटम को आपस में बांध के रखा है, और इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो कभी कभी तो क्या होता है कि 2 एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसे दिखाया जाता है लाइन के द्वारा,
और कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स ही होता है, वहां पे कोई बॉन्ड नहीं होता है। जैसे हम लोग जब आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, तो वहां पे इस तरह का कोई बॉन्ड देखने को आपको नहीं मिलेगा, वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन फोर्सिंग होता है। तो एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड जो है एक प्रकार का आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, जो किसी मॉलिक्यूल में एटम्स को आपस में कंबाइन करके बांध के रखता है। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब सवाल उठता है कि आखिर ये बॉन्ड बनते क्यों है, दो एटम के बीच में बॉन्ड क्यों बनता है और कैसे बनता है। तो पहला सवाल कि बॉन्ड बनता ही क्यों है भाई, क्या जरूरत है दो एटम को आपस में मिल के रहने की, वो अकेले क्यों नहीं रह सकता है, ऑक्सीजन अकेले क्यों नहीं रह सकता है, इसको क्या खुजली हुई है O2 को साथ में ही रहने की। उसके बाद N2 नाइट्रोजन जो है N2 के रूप में ही क्यों पाया जाता है, क्लोरीन हमें Cl2 के रूप में ही मिलता है, डाइएटोमिक है। लेकिन कभी आपने सोचा कि He2 नहीं होता है, He2 कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल नहीं है, हीलियम हमेशा हीलियम के रूप में ही रहता है, मोनोएटॉमिक है। इसी तरह नियोन जो है ये भी Ne2 नहीं बनाता है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि नियोन जो है Ne2 के रूप में है या फिर Ne3 है, ऐसा नहीं होता है। आपने आर्गन को कभी नहीं देखा होगा आर्गन 2 के रूप में, लेकिन हमें हमेशा नाइट्रोजन N2 के रूप में देखने को मिलता है, हाइड्रोजन H2 के रूप में देखने को मिलता है, सल्फर S8 के रूप में देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है इसका। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को जानना होगा ऑक्टेट रूल के बारे में, अष्टक नियम के बारे में। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज ऑक्टेट रूल। तो बाद में डिटेल में करेंगे भी ऑक्टेट रूल को, अभी सिर्फ थोड़ा सा समझते हैं उसको, ये जानने के लिए कि आखिर केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, रासायनिक बंधन का निर्माण क्यों होता है। बात ऐसी है कि रात के 10 बजने वाले हैं और मच्छर कोहराम मचा के रखे हैं, कि लगता नहीं कि वीडियो के लास्ट तक जिंदा रहने देंगे हमको, इसलिए 2-4 वक्त पहले मार ही लेते हैं इनको। इतना तेज होते हैं लोग किसी अणु में। चलिए तो हम लोग समझते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल हिंदी में इसको बोलते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम होता क्या है बच्चों कि ये नियम हमें बताता है, ऑक्टेट रूल बताता है कि जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो एटम जो है 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो वो एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। और अस्थाई होने के बाद वो किसी तरह के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। स्टेबल होने का मतलब है कि उसमें अस्थाई तो आ गया, स्टेबिलिटी आ गई, उसकी एनर्जी कम हो गई। तो जिस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो एटम स्टेबल हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। ऐसा कहना है अष्टक नियम का, ऑक्टेट रूल का। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, the atoms which have 8 electron in outermost shell are stable। तो एटम चाहते हैं कि प्रत्येक एटम चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। अब बॉन्ड से स्टेबिलिटी का या फिर 8 इलेक्ट्रॉन का क्या लेना देना है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, उसके बाद आप तुरंत समझ जाओगे। जैसे बच्चों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8,
जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा, 2 and 6 आएगा। अभी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये जो ऑक्सीजन है अभी ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अस्थाई नहीं है। हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नियम आगे चल के फेल भी करेगा, लेकिन मैक्सिमम जो एटम है इस रूल को पालन करते हैं, इसको मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग अधिकांश जो होते हैं किसी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन को 8 कर लेते हैं आउटर मोस्ट का और स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। तो इस नियम के अकॉर्डिंग अभी ये ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है, अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो होता क्या है बच्चों कि एक ऑक्सीजन और एक ये दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ना ये स्टेबल है ना ये स्टेबल है। तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि ये दोनों जो हैं अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, साझेदारी करेंगे, और साझेदारी के बाद इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल गया। तो अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये जो O2 बना, O2 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो O डबल बॉन्ड O बनेगा, ये O2 बना, ये एक स्टेबल कंपाउंड बना, स्टेबल मॉलिक्यूल बना, अस्थाई अणु बना। ठीक है, तो एटम जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करके स्टेबिलिटी गेन करने का कोशिश करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, सोडियम है और क्लोरीन है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है बच्चों 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 70। तो अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 8 1, और जब आप क्लोरीन का करोगे तो 2 8 and 7 आएगा। तो देखो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को डोनेट करेगा। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन किसे मिल गया, क्लोरीन को। तब हो गया क्या बच्चों कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दिया तो ये पॉजिटिव में चेंज हो गया, सोडियम कैटायन। सब कुछ आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, जब हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे तो उसमें दोबारा आएगा कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पे जो बना है शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड है। अभी सिर्फ एग्जांपल हम समझा रहे हैं कि आखिर बॉन्ड बनता क्यों है। तो बॉन्ड बनता है एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट कराने के लिए। एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने से एटम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये एक कंडीशन है। अभी और भी रीजन है बॉन्ड बनने का, मेन रीजन तो जो दूसरा वाला बताएंगे वो है, लेकिन एक ये भी है, एक कारण है जिसके कारण एटम जो है बॉन्ड बनाते हैं। तो अभी आप देखो सोडियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का 7 है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्लोरीन को, सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, सोडियम कैटायन बन गया, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे एक एनायन बन गया, और इसके पास हो गया 2 8 and 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया और ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे चार्ज भी आ गया, सोडियम पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस। तो अगर ऑक्टेट की बात किया जाए तो ऑक्टेट तो दोनों का कंप्लीट हो गया है, लेकिन किसी भी आयन को अगर देखा जाए तो कोई भी आयन न्यूट्रल एटम से अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होता है। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे ये दोनों अपना एनर्जी डिक्रीज करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन से इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा और एक कंपाउंड बन जाएगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl। तो एक स्टेबल कंपाउंड का निर्माण हो गया। तो एटम जो होता है बॉन्ड बनाकर स्टेबिलिटी गेन करने का कोशिश करता है। यही कारण है जिसके कारण एटम आपस में कंबाइन होके और मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और कारण है
रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। मेन रीजन जो है केमिकल बॉन्ड बनने का वो है कि एटम आपस में कंबाइन होके अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, एक बात याद रखना, जिसके पास जितनी अधिक ऊर्जा होगी, एनर्जी जितना अधिक होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, याद रखना। जिस सिस्टम के पास जितना ज्यादा एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, वो अनस्टेबल होगा। और जिसकी एनर्जी कम से कम होगी वो बहुत अधिक स्टेबल होगा। आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो एक आदमी है जो 4 दिनों का भूखा है, तो 4 दिनों का भूखा है तो उसके पास तो एनर्जी होगी नहीं। अब वो सुपरमैन तो है नहीं यार कि बिना खाए पिए एकदम हमेशा एनर्जी मिल रहा है उसको। तो 4 दिनों का भूखा है तो उसके पास एनर्जी नहीं होगी। अब सोचो, जब एनर्जी नहीं होगी तो पड़ा रहेगा बेड पे। आप बोलोगे भाई चल ना, एकदम मस्त मौसम बनाइला है, चलो घूम के आते हैं। क्या बोलेगा? जाओ यार, मेरा तबीयत ठीक नहीं है या हमको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मतलब वो नहीं जाएगा आपके पास। लेकिन वही एक आदमी जो है खा पी के पूरा टनाटन है और उसको बोले कि चलो यार कहीं घूम जाए, तो चल ना, हम भी इंतजार कर रहे थे कि कोई मिले तो जाए। तो स्टेबिलिटी जो होता है एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना अधिक एनर्जी होगा उछल कूद उतना ज्यादा करेगा, मतलब कम स्थायी होगा। और जितना ऊर्जा कम होगा उसकी स्थायी तो उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। कम ऊर्जा अधिक स्थायी, बेचारा बेड पे पड़ा पड़ा करा रहा होगा। लेकिन अधिक ऊर्जा तो किसी से भी डिम डाम डुक डाक फेटाफेटी कर लेगा। तो एटम करते क्या है कि जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो आपस में कंबाइन करके वो अपनी एनर्जी को कम करते हैं। जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है, डिक्रीज होती है। तो एनर्जी डिक्रीज होती है जिसके कारण उनकी स्थायी तो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो एक ये भी कारण है जिसके वजह से केमिकल बॉन्ड बनता है। तो आज का क्लास जो है वो बेसिक है, बिल्कुल थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसको केवल समझेंगे हम लोग, और फिर डिटेल से जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 रीजन था जिसके कारण केमिकल बॉन्ड बनता है। पहला कारण ऑक्टेट रूल, यानी एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और इसके वजह से वो क्या करता है कि किसी दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉन का, या फिर इलेक्ट्रॉन देता है अगर अधिक है ऑक्टेट से तो, या जिसके पास ऑक्टेट से कम है तो किसी दूसरे से लेता है। तो इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल होने के लिए, अस्थायी होने के लिए एटम आपस में कंबाइन होते हैं और बॉन्ड का निर्माण करते हैं। दूसरा रीजन है कि एटम आपस में कंबाइन होके अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, अपनी एनर्जी को लो करते हैं, जिसके वजह से उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये 2 रीजन था जिसके कारण बॉन्ड का निर्माण होता है। अब चलते हैं बच्चों कि बॉन्ड कैसे बनता है और बॉन्ड कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं बॉन्ड कितने प्रकार का होता है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो देखो बच्चों, ये जो केमिकल बॉन्ड होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इंटर एटॉमिक बॉन्ड यानी अंतर परमाणविक बंधन, और दूसरा होता है इंटर
मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड हो गया और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होगा बच्चों वो बनेगा बिटवीन द एटम, बिटवीन द एटम्स। और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इसे हम बोलते हैं, बॉन्ड या फोर्स भी बोलते हैं। ये होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। इंटर एटॉमिक बॉन्ड और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड या फोर्स। तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होगा वो एटम के बीच में बनेगा, इसके बीच में, एटम के बीच में, याद रखना। इंटर एटॉमिक बॉन्ड एटम के बीच में बनेगा और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें तीन प्रकार का पढ़ने वाले हैं। एक तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है इसमें कई प्रकार का बॉन्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं जिनको वैन डर वाल्स फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये वीक डिस्पर्सन फोर्स होते हैं और जनरली ये जो बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड या फोर्स जो होता है बहुत वीक होता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो गया। तो इस तरह के बॉन्ड हम लोग इसमें बॉन्ड या फोर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग पढ़ते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड के बारे में और उसमें भी सबसे फर्स्ट है हमारा आयनिक बॉन्ड। तो स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड। तो फर्स्ट बॉन्ड है हमारा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को एक और नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। ये दोनों नाम जो है इसका हम सिग्निफिकेंस भी बताएंगे। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो ये बनेगा कैसे, देखो, द बॉन्ड formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom is called आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। दो या अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से, कंप्लीट ट्रांसफर से बनने वाले बंधन को हम लोग आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। The bond formed by the complete transfer of electron, यानी एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण हो रहा है। यानी एक एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के और दूसरे को ले भाई, ले पकड़ ले, तू भी ले ले। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल से करते हैं, देखिए एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी, ठीक है। एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है। इसका ऑक्टेट जो है बच्चों इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये जो ए है इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन देन ऑक्टेट, इसके पास ऑक्टेट से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या कि ये जो ए है, ए
जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट से, इसे बी को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ए अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बी को देगा। और होगा क्या कि जब ए अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो ए बन जाएगा पॉजिटिव, और बी ने लिया ए के इलेक्ट्रॉन को तो बी पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज नेचुरली एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव निगेटिव के बीच प्रकृति का नियम है कि अट्रैक्शन होता है कहीं भी कभी भी। तो A प्लस और B माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा, और इस अट्रैक्शन से दोनों आपस में बंध जाएंगे इस अट्रैक्शन फोर्स से, और ये जो कंपाउंड बनेगा इसे हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, और ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि वीक फोर्स है। तो जरा ध्यान से समझना, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में कि जब दो चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, यानी ऑपोजिट चार्ज वाले दो चार्ज, ऑपोजिट साइन वाले दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हो, तो इनके बीच फोर्स लगता है k q1 q2 बाई r स्क्वायर, जिसे हम कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, विद्युत आकर्षण बल। तो यहाँ भी बच्चों क्या है, एक केटायन है और एक एनायन है, एक पे प्लस है और दूसरे पे माइनस है, तो दो विपरीत आवेश है, ऑपोजिट चार्ज है, तो इनके बीच में भी यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण बनने वाले बॉन्ड को, चूंकि फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड तो एक्चुअल में बनता नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। आयनिक बॉन्ड में कोई ऐसे बॉन्ड बना के नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ फोर्स होता है, कंपाउंड बन जाता है, एटम आपस में जुड़ जाते हैं। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम किया, यानी जो बॉन्ड बना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्यों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोले, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, दो ऑपोजिट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है। अच्छा, अब आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, इसे हम आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं, बनने वाले कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखो ए अभी जब अपना इलेक्ट्रॉन इसे नहीं दिया है तो ए एक न्यूट्रल एटम है और बी भी क्या है, एटम है, लेकिन जैसे ही ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफर किया तो ए पे चार्ज आ गया पॉजिटिव और बी पे चार्ज आ गया निगेटिव। और एटम पे अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आता है तो उन्हें हम बोलते हैं बच्चों आयन। क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। तो आयन से बनने वाला कंपाउंड है, इसलिए इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड। और आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। ओके, तो इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक एग्जांपल करके इसको आप समझते हैं। तो लिखने के लिए तो टाइम दिए नहीं, तो वीडियो को रोक के पीछे करके आपको लिख लो और उसके बाद आगे बढ़ो। और एक बात याद रखना कि जब भी वीडियो देखने बैठो तो कॉपी और कलम लेके बैठो ताकि नोट्स बना सको। हम कंप्लीट नोट्स तैयार करवाएंगे आपका, और चैप्टर जैसे ही एक टॉपिक समाप्त होगा एक अच्छे लेवल तक पढ़ लेंगे हम लोग, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेई और नीट में आए हैं या और भी जो अच्छे अच्छे राइटर के बुक हैं उनका हम लोग करेंगे। तो चलिए समझते हैं। जैसे हमें बनाना है NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। तो NaCl बनता कैसे है? सोडियम और क्लोरीन, ये दो एटम है।
सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 70। सोडियम मेटल है, मेटल, और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। याद रखना आयनिक बॉन्ड के लिए कंडीशन है कि हमेशा वन एटम शुड बी एटम एंड अदर एटम शुड बी वन एटम शुड बी मेटल एंड अदर एटम शुड बी नॉन मेटल। एक परमाणु जो है वो धातु होना चाहिए और दूसरा अधातु होना चाहिए, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव विद्युत ऋणात्मक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद्युत धनात्मक और इलेक्ट्रोनिगेटिव विद्युत ऋणात्मक। तो ए कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। एटम मेटल एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कंडीशन है, ध्यान रखना है हमेशा कि आयनिक कंपाउंड में या आयनिक बॉन्ड जब हम बनाएंगे तो उसमें एक मेटल होना चाहिए और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। अधिक भी हो सकते हैं लेकिन मेटल और नॉन मेटल दोनों होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मेटल ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, और नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो अब आप देखो सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, 11 है, तो 2, 8 एंड 1 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का 2, 8 एंड 7 होगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ऑक्टेट से, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो फिर इसके पास 2, 8 यानी नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, नियोन जैसा। और नियोन एक इनर्ट गैस है, यानी सोडियम किसके जैसा बन जाएगा, नियोन के जैसा इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। और क्लोरीन को अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इसके पास ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसके पास भी 2, 8, 8 यानी ये भी एक इनर्ट गैस आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। तो होता क्या है बच्चों कि सोडियम जो है, सोडियम का आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन जो है वो ये ट्रांसफर करता है क्लोरीन को। तो जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा तो होगा क्या, सोडियम पे आएगा प्लस और क्लोरीन पे आएगा माइनस। तो प्लस और माइनस के बीच में होगा अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन से नया कंपाउंड बनेगा NaCl, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, रॉक साल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसका निर्माण केटायन और एनायन मींस आयन से हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। इसके बीच में फोर्स कौन सा काम कर रहा है? वही कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको हम इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड बोलेंगे और जो बॉन्ड है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे MgCl2 बनाना है, MgCl2 ये कैसे बनता है? देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो 2, 8 एंड 2, इसके पास ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको एक किसी को दे देता है तो ये भी नियोन के जैसा इनर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन फिर से वही 17, 2, 8 एंड 7, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अभी एक्सेप्ट कर सकता है। तो होता क्या है कि मैग्नीशियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, ये 2 क्लोरीन को अलग अलग, इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो मैग्नीशियम ने चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो Mg पे 2+ चार्ज आएगा, और इस क्लोरीन पे माइनस चार्ज और इस क्लोरीन पे भी माइनस चार्ज।
तो इनके बीच में अब अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव निगेटिव के बीच में और कंपाउंड बन जाएगा हमारा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं, लिख लीजिए। जैसे अब हमें बनाना है बच्चों MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कैसे बनेगा? मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 2, ऑक्सीजन का 2 एंड 6। ओके, अभी देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक किसी को दिया जाता है तो फिर कितना हो जाएगा? 2 एंड 8 हो जाएगा, यानी ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन गया तो सेल खत्म हो जाएगा और ये आउटर मोस्ट सेल बचेगा। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और एक इसके जैसा बन जाएगा, इसके जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या? और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ऑक्टेट से भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ये चाहता है कि कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिले भैया जल्दी से। तो मैग्नीशियम करेगा क्या? इस ऑक्सीजन को, जो बेचारा भिखारी की तरह मांग रहा है, दे दे भैया दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो मैग्नीशियम पे आ जाएगा बच्चों 2+ और ऑक्सीजन पे आ जाएगा 2-, फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और एक कंपाउंड बनेगा MgO। तो ये हो गया हमारा आयनिक कंपाउंड। अब कंडीशन बताया आपको कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। देखिए कंडीशन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, एक कंडीशन फुलफिल होगा तभी आयनिक बॉन्ड का निर्माण होगा। सबसे पहला कंडीशन है वन एलिमेंट शुड बी मेटल एंड another element should be नॉन मेटल। पहला कंडीशन, एक एलिमेंट को मेटल होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम बताए मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अब मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन देने के लिए रहेगा, जैसे दोनों आप क्या किया मेटल ले लिया, अब दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाला तो लेके खड़े रहो, या उसको लाचार निगाहों से देखेगा, इसको देखेगा, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। अगर दोनों नॉन मेटल है तो भिखारी की तरह दोनों खड़ा रहेगा और किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। इसको भी चाहिए, दो नॉन मेटल है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो काम तब बनेगा जब एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। दूसरा कंडीशन है आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे देखेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी थोड़ा सा बताएंगे भी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल एटम शुड बी लो। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल एटम शुड बी लो। और थर्ड कंडीशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल एटम शुड बी हाई। अब ध्यान से दोनों टर्म को समझना। आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, तो आपको पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा चुके हैं और पीरियोडिक टेबल में भी इसको पढ़ना है। आगे भी कई बार ये मिलने वाला है, जब आप 12 में पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे वहां पे मिलेगा। तो बार बार आने वाला टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। छोटा सा बता देते हैं कहानी कि जब कोई एटम है, एटम ऐसे जनरली अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए बात किया जाता है, विलगित गैसीय परमाणु, यानी जो बिल्कुल अकेला हो, जिसे दूसरा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जनरल भाषा में अगर बात किया जाए तो किसी एटम के बाहरी सेल से, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए
जितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। ठीक है, एक एटम के, एक परमाणु के बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, देखो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल है। तो इस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जरा सोचो बच्चों, जब हमें आयनिक बॉन्ड बनाना है तो मेटल को तो इलेक्ट्रॉन अपना त्यागना होगा, मेटल को तो इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो जितना कम एनर्जी की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए, उतना आसानी से एटम क्या करेगा, मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल का कम होना चाहिए, यानी उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सके। अब इसको ना लेके हट कर बैठा, नहीं, इतना एनर्जी के बिना तो हम इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, हमें तो बस इतना सारा एनर्जी चाहिए, इतना सारा एनर्जी चाहिए तो लेकर बैठे रहो, कौन देगा इतना। तो जितना कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, उतना आसानी से, उतना जल्दी मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा और उतना जल्दी कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन से प्रीति, इलेक्ट्रॉन की चाहत। तो कोई एटम, एक दूसरा एटम है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, हम चाहते हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करें। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, एनर्जी बाहर निकलती है, तो आगे हम लोग देखेंगे एनर्जी क्यों बाहर निकलती है। रिपल्सन की वजह से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन की वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। रिपल्सन फोर्स से हमेशा एनर्जी इंक्रीज होता है, तो दो चीज़ों के बीच में रिपल्सन होता है तो वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो रिपल्सन की वजह से एनर्जी बढ़ता है, वही एनर्जी क्या होता है, बाहर, एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकल जाता है। तो कौन एटम कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जितना अधिक होगा, हाई होगा, उच्च होगा, उतना आसानी से नॉन मेटल यानी धातु इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। धातु का आयनन ऊर्जा कम होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होनी चाहिए, और लेकिन अधातु को, धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए उसको कम से कम एनर्जी की आवश्यकता होनी चाहिए, और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अधिक होनी चाहिए, यानी भूख होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मिला आओ जल्दी, तो इस तरह से होना चाहिए, तब जाके आयनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। तो तीन कंडीशन है बच्चों। पहला कंडीशन, एक एलिमेंट मेटल होना चाहिए, दूसरा यानी पहला मेटल और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति इसमें ज्यादा होनी चाहिए, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे कम ऊर्जा में ही, और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अभी जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अभी नहीं रहने, हम तो मुंह फुलाए रहेंगे जी, फिर कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, एक कंडक्टर होता है कि इंसुलेटर होता है, कब कंडक्टर होता है, कब इंसुलेटर होता है, कब डॉक्टर होता है, कब इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी होता है, कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, ड्राइवर भी नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, फिर आगे लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।